मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबको नमस्कार और स्वागत एवं अभिनंदन है आपकी सफलता। आप तो देख रहे हैं कि इस चैनल का हो, चाहे पद्य का हो, चाहे संस्कृत हो या अन्य रस छंद अलंकार व्याकरण या शब्द रूप धातु से संबंधित चीज़ें हों, यह सब का सब कंप्लीट वीडियो आपका यहाँ से तैयार किया जा रहा है। और इसके पहले के वीडियोस को आप देख ही चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक दिया हुआ, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर अपने चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां आपके विषय के अनुकूल प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और इसमें जो वीडियो अपलोड हो रहा है वह कोविड-19 की वजह से जो 30% कोर्स कट गया है उसको हटा करके जो आपका बचा हुआ कोर्स है उसी के अनुकूल वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो आप यहाँ से पढ़ाई करते चलिए और किसी विषय वस्तु पर, यानी आपके कोर्स के अकॉर्डिंग किसी विषय वस्तु पर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो स्वागत है, आप कमेंट करके हमें बता दें कि सर इस चीज़ पर वीडियो बना दीजिए, इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ से लाभ तो मिल ही रहा है, आपके दोस्त को भी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो इसके पहले हम लोग नौका विहार का प्रथम भाग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नौका विहार का दूसरा भाग पढ़ेंगे। ठीक है ना। आइए देखिए, शुरू करते हैं हम लोग। अति दूर क्षितिज के विटपमाल लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभनील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशुसा समीप सोया धारा का एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। देखिए, शब्द कठिन है, चूंकि संस्कृतनिष्ठ शब्द है, साहित्यिक शब्द यानी यूँ कहा जाए कि तत्सम शब्द है, इसलिए शब्द आपको थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन इसमें एक प्रवाह है, एक मधुरिमा है, एक माधुर्य है, और इसका अर्थ जब जान लेंगे तो बहुत आनंद मिलेगा। तो चलिए, बहुत सरल ढंग से आपको अर्थ मैं बता रहा हूँ। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि कवि जो है कि नौका विहार करते समय नदी में जा रहे हैं, नदी के तटों का बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं, गंगा जी के प्रवाह का बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं, गंगा को एक मानवीकरण अलंकार के रूप में, एक मतलब स्त्री के रूप में चित्रित किए हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं। यहाँ से आप देखिए, जब लेखक यानी कवि कहते हैं कि जब मेरी नाव नदी के मध्य में जाती है तो अति दूर क्षितिज, तो क्षितिज पर अति दूर माने बहुत दूर, क्षितिज, क्षितिज किसे कहते हैं मालूम है? जहां धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं, माने जहां तक हमारी दृष्टि जाती है तो एक जगह ऐसा लगता है कि ऊपर से आकाश जो है कि ऐसे आकर के गोलाकार समाप्त हो गया और हम लोग यहाँ धरती पर हैं। तो धरती और आकाश का जो मिलन स्थल है, इसी को क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। आगे समझ में। तो कह रहे हैं कि काफी दूर क्षितिज पर विटप माल, विटप माने आप जानते हैं कि विटप माने होता है वृक्ष। क्या होता है? वृक्ष। माल माने होता है समूह। ठीक है ना। तो वृक्षों का समूह जो है यह कैसा लग रहा है? भ्रू रेखा सी अराल, अराल मन होता है टिंगड़ी, अराल मन क्या क्या होता है? टिंगड़ी। अब भ्रू रेखा मने जो भाव होता है, भ्रू रेखा मन भावों की रेखा, मतलब ये कि जिस तरह से मान ली कि ये ऐसे अर्धवृत्ताकार ये नदी है, ऐसे मान ली बह रही है, ठीक, ये तट है, और यहाँ जो है कि ये वृक्षों का जो है कि ये दिखाई दे रहा है, समूह दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी केवल छाया ही दिखाई देगी रात के समय ऐसे, और ये अर्धवृत्ताकार है। तो क्या लग रहा है? एक लग रहा है कि जिससे कि जो भाव होता है, जो आँख का जो एक भाव होता है, उसी तरह से इसका ये आकार दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल भावों के आकार के जैसे टेढ़ा ये दिखाई दे रहा है। आगे समझ में। चलिए, अपलक नभनील नयन विशाल, देखिए, और ये किसकी भ्रू रेखा है? ये किसके पलक का जो है कि मतलब जो
जो भाव है, जो टेढ़ा जो भाव है वह किसका है? तो नील नयन, नील नयन, नीला नयन, विशाल माने विशाल, अपलक नभ, नभ माने आकाश। आकाश का जो नीला नयन है, विशाल माने बड़ा, यानी कि आकाश का जो एक विशाल नीला नयन है उसकी भ्रू रेखा के समान ये विटप की माल यानी कि वृक्षों का समूह दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि आकाश को, नीले आकाश को एक नेत्र की भांति वर्णित किए हैं और नीले आकाश, नीले विशाल आकाश का जो क्षितिज है वह ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आंख का भाव हो, आंख की बरौनी, बरौनी नहीं कह सकते, भाव कह सकते हैं, बरौनी तो दूसरा चीज हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे कहते हैं, माँ के उर पर शिशुसा समीप सोया धारा का एक द्वीप। अब यहां वर्णन कर रहे हैं कि जैसे मान ली नदी है, नदी के बीच में एक जो है छोटा सा टापू है, जल इधर से निकल जाता, जल इधर से निकल जाता है, और यहाँ एक छोटा सा टापू है, ये छोटा सा मान लीजिए टापू है। तो क्या लगता है? जैसे लगता है कि माँ के उर पर, माने माँ के सीने पर एक छोटा सा शिशु लेटा हुआ है, धारा के मध्य में जो द्वीप दिखाई दे रहा है, माने जल की धारा में जो द्वीप दिखाई दे रहा है वह कैसा प्रतीत हो रहा है? जैसे माँ के हृदय पर, माँ के सीने पर एक छोटा सा बालक माँ के सीने पर लेटा हुआ हो, माँ के सीने पर एक छोटा सा बालक जो है लेटा हुआ हो। समझ में आ गया? आगे देखिए, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, जो उर्मिल मन लहर से युक्त, जो लहर से युक्त जो नदी का प्रवाह है, जो नदी की धारा है, इसको प्रतीप माने होता है उल्टा, यह उल्टा कर दे रहा है। अब इसका भाव समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये कोई टापू है, ये कोई टापू है और इधर से लहर, लहर इधर से ये आ रही है, ठीक है ना। तो लहर आती है तो टापू से टकराती है, तो टकरा के फिर क्या होता है? फिर ऐसे उल्टे दिशा में जाती है कि नहीं जाती है? माने इसको, इसका प्रतीप हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही बात यहाँ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वह जो टापू है ना, उस टापू से जब लहर, उर्मिल लहर माने जैसे जो लहरों से युक्त जो जल का प्रवाह है, जब उसे टकराता है तो उसको क्या करता है? उल्टा जो है कि वापस कर देता है। आशा समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, विहग कौन, वह कौन विहग क्या विकल को उड़ता, हरने निज विरह शोक, छाया की को विलोक। अब देखिए, यहां जो है विहग, रात में एक पक्षी होते हैं कोक, कोक माने कहते हैं चकवा पक्षी को, क्या कहते हैं? चकवा। तो चकवा पक्षी एक अभिशापित पक्षी है जो रात के समय अपने जोड़े से मतलब अलग हो जाता है और रात भर क्रंदन करता है और सुबह होता है तो फिर ये दोनों जोड़े मिलते हैं। यहाँ उसी की बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि आकाश में एक जो कोक व्याकुल होकर के उड़ रहा है, वह कौन सा पक्षी है? वह कौन पक्षी है? पहले खुद से प्रश्न करते हैं, फिर कहते हैं कि क्या वह व्याकुल कोक तो नहीं न उड़ रहा है, जो उड़ता हरने निज विरह शोक, जो अपने विरह के शोक को हरने के लिए व्याकुल होकर के आकाश में नहीं न उड़ रहा है? और छाया की कोकी को विलोक, छाया की कोकी माने अपनी प्रतिबिंब, यानी उस, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहा है, ठीक, पक्षी आकाश में क्या कर रहा है? उड़ रहा है, तो उसका छाया नदी पर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, छाया बनेगा ना नदी, नदी के धारा पर। ऊपर चांदनी है, चंद्रमा का छाया इस पर पड़ रहा है तो इसका छाया नदी पर बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ में आ रहा है ना। नदी पर जो छाया बन रहा है, तो ये चकवा जो है समझ रहा है कि ये मेरी चकवी है, मेरी जोड़ी, मतलब चकवा चकवी का जो जोड़ा होता है, तो चकवी यानी कोकी समझ करके, अपनी छाया को कोकी समझ करके और इसकी तरफ व्याकुलता पूर्वक उड़ते हुए आ रहा है, नदी के तट तक, नदी के पास तक आ रहा है। आगे समझ में? फिर से इसको देख लीजिए शुरू से। कवि कहते हैं कि हमारी नाव जब मध्य में है नदी के, तो दूर क्षितिज पर जो नीले
अपलक आकाश का भ्रू रेखा हो, यानी भौहें हो, टेढ़ी भौहें हो, और वह एक वहाँ उस नदी के बीच में जो छोटा सा द्वीप है, वह ऐसा प्रतीत हो रहा है, वह द्वीप जैसे कोई शिशु अपने माँ के वक्ष पर, अपने माँ के सीने पर लेटा हुआ हो। वह नदी के बीच का द्वीप वैसा ही प्रतीत हो रहा है। आगे देखिए, उर्मिल प्रवाह को कर प्रदीप, और उस द्वीप पर जब लहर से युक्त, जब तरंग से युक्त जब जल वहां टकराता है तो उसको प्रतीप करके उल्टा करके वापस कर देता है। और कभी आगे कहते हैं कि आकाश में यह कौन सा पक्षी उड़ रहा है, क्या कोई व्याकुल चकवा पक्षी तो नहीं उड़ रहा है, जो अपने शोक को हरने के लिए और अपनी ही छाया को कोकी समझ करके, माने अपनी जोड़ा, माने अपना जोड़ा समझ करके, कोकी समझ करके वह इस नदी के जलधारा तक, माने नदी के जो पास तक उड़ते हुए आ रहा है। ठीक है ना। आगे देखिए, आशा है समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो। आगे देखिए, पतवार घुमा अब प्रतनुभार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, बिखराती जल में तार तार, चांदों के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, उड झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले था सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। देखिए, अब कब कहते हैं कि जब हमारी नाव उस तट से, माने नदी का जो उस दूसरा तट है, वहां से जब हमारी नाव घूमी, हमारी जब पतवार घूमी, ठीक है ना, तो पतवार तो आप समझते हैं जो नाव को खेने का काम करता है। आगे समझ में ना। तो उसमें जो है कि प्रतन मन होता है, मन होता है भार, मन दुर्बल का मतलब, भार का मतलब क्या है कि नाव बहुत छोटी थी और एक दो लोग ही इस नाव में सवार थे। इसीलिए कह रहे हैं कि हमारी नौका जो है अब उस तट से इस तट की ओर घूमी, उसका पतवार घूमा, और हल्के भार वाली जो मेरी नाव थी वह घूमी। तो घूमी तो क्या हुआ, वह विपरीत धारा में पड़ी। मतलब मान ली कि इधर इधर नदी का प्रवाह है, तो नदी का प्रवाह तो ऐसे जा रहा है और ये जो है कि जो तरंगे उठ रही इस तरह उठ रहे हैं, लेकिन फिर जब उल्टा जब वो नाव जो इधर आएगा तो क्या होगा, विपरीत धार में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, धारा के विपरीत में। आगे समझ में ना। तो कह रहे हैं कि हल्के भार वाली हमारी जो छोटी सी नौका है, जब उसका पतवार घूमा तो मेरी नाव भी घूम गई और अब विपरीत धार में चलने लगी। माने अब तो धारा के वेग के साथ चल रही थी, लेकिन अब धारा की उल्टी दिशा में हमारी नाव चलने लगी। डांडों के चल करतल पसार, डांडों के चल करतल पसार। देखिए कितना सुंदर वर्णन कवि किए हैं, और मैं बेहतर ढंग से प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझा सकूं। अगर मैं बेहतर ढंग से समझा पा रहा हूं और लगता है मेरा मेहनत सार्थक हो रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। यही मेरा इनाम है, यही मेरा पुरस्कार है। चलिए, डांडों के चल करतल पसार। अब जो है कि डांडा माने जो लग्गी जो नहीं होता है, जो नदी में ऐसे खेया जाता है नाव को, वही है। डांडो चल करतल पसार। अब करतल किसे कहते हैं, वह जो उसमें जो ये होते हैं, ये लकड़ी जो लगे होते हैं जिसको जिससे वो नाव को चलाते हैं, खेते हैं, उसको कहते हैं। कह रहे हैं हमारा जो डंडा है, डंडा जो है कि एक करतल के जैसा फैला हुआ दिखाई दे रहा है, और जब यह चलता है, मतलब वो जब उसको खेने का, जब नाविक जब खेने का काम करता है नाव को, तो भर भर मुक्ता फल फेन इस्फार। इस्फार माने जानते हैं क्या होता है, इस्फार माने होता है आपका
स्फार का अर्थ जो होता है, यह होता है जो क्या उसको हम कह सकते हैं, बुलबुला होता है ना पानी का, जैसे ऐसे छोटा छोटा पानी का बुलबुला। एक जैसे आप देखते होंगे नदी का तट पर जब प्रवाह तेज होता है तो एक फेन, मतलब एक झाग जो है नदी के तट पर यहाँ आया रहता है। नदी के तट पर अगर आप कभी नदी के बाढ़ के समय में जब तेज धार होती है तो आप देखते होंगे कि ये ऐसे फेन जो है ऐसे, ये ऐसे रहता है, ठीक है ना। तो फेन हो गया। आइसफार माने जो पानी के जो छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, उसके ऊपर बुलबुले होते हैं ना पानी के बुलबुले, उसको कहते हैं फेन। और इस्फार माने उस जल का जो फेन है, जो झाग है, और उसका जो बुलबुला, उसको बोलते हैं। तो भर भर मुक्ता फल, ऐसा लगता है कि मोतियों का फल हो, माने छोटे छोटे मोती हो। जब नाव जब विपरीत दिशा में चल रहा है और जब ये नाविक को खे रहा है, जो जो पतवार जिसे नाव को खेया जाता है, वह जो पतवार उसको नहीं कहते हैं, उसको एक पटरा होता है, एक छोटा सा लग्गी होता है, उसमें एक छोटा सा इसे पटरा होता है, उससे खेता है। आप मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे। उसी को ये करतल पसार की बात करें, उसी को डांडा बोल रहे हैं। तो हमारा डांडा जब चल रहा है तो इसके चलने के वजह से नदी के जल के धारा में एक फेन झाग बन रहा है, और छोटे छोटे जो कि पानी के बुलबुले बन रहे हैं, वह मोतियों के फल जैसे, माने मोती जैसे दिखाई दे रहे हैं, और लग रहा है भर भर करके वह तट के किनारे फेंक रहा है। आशा समझ में आ गया होगा। बिखराती जल में तारहार, और जो लहरें उठ रही हैं, इन लहरों के ऊपर जो ताराओं का जो प्रतिबिंब जो दिखाई दे रहा है, वह ऐसा लग रहा है जैसे वह ताराओं का एक सुंदर सा हार हो। तारा जो है कि एक सुंदर सा हार बनाए हुए हो, ऐसा वो लग रहा है। ताराओं का मतलब जो उससे प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि वह ताराओं का एक हार हो। आगे देखिए, चांदी के सांपों सी रलमल। अब रलमल का मतलब क्या होता है? रलमल का मतलब होता है चमकना। रलमल का मतलब क्या होता है? चमकना। तो लहर जो है, ऐसे लहर है और उस पर जो है कि प्रतिबिंब पड़ रहा है, किसका? ताराओं का। तो ऐसा लग रहा है चांदी के सांप के तरह से वो चमक रहा है। लहरें जो है कैसी कैसी चमक रही हैं? चांदी के सांप के तरह से चमक रही हैं। आ रहा समझ में ना? नाचती रश्मियां जल में चल। और रश्मि माने क्या होता है? किरण। यानी जो चंद्रमा की किरण है, ऐसा लग रहा है जल में चंचल होकर के बिल्कुल चलायमान वह रश्मि है, और वह नृत्य कर रही है, वह नाच रही है। ठीक है। रेखाओं सी खिंच तरल सरल, और तरल और सरल रेखा उस पे खींच रहा हो। ऐसा लग रहा है कि सरल और तरल रेखा जो है उस पर खींच रहा हो, और उस पर ये रश्मियाँ जो हैं, यानी चंद्रमा की जो किरणें हैं, वह चंद्रमा की किरणें क्या कर रही हैं? उस पर लग रहा है कि नृत्य कर रही हैं, और वह चांदी के सांप के तरह से वो दिखाई दे रही हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड झिलमिल, फूले जल में फेनिल। अब देखिए, फेनिल माने फेन, जैसा मैं बताया कि झाग, ठीक है ना? झाग। तो ऐसा लग रहा है कि वह झाग जो है वह फूले हुए, माने जैसे जो फूल खिला हुआ फूल, माने खिले हुए फूल के तरह से फैला हुआ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ जगह 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 फैला हुआ दिखाई, माने जैसे लग रहा है कि नदी में एक सुंदर फूल खिला हुआ, सुंदर सुंदर फूल जगह जगह फैला हुआ हो, खिला हुआ सुंदर फूल। या फिर ऐसा लगता है लहरों की लतिकाओं में, माने लहर एक क्या है? एक लता है। तो लहर के लता में सौ सौ शशि, अब उसमें जो है कि बड़े बड़े चंद्रमा भी दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे उड माने होता है तारा, छोटे छोटे तारे भी दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या है? ये लहर है, ये तरंग है। तो तरंग को कभी क्या कर रहे हैं कि एक लता है, और जो चंद्रमा का जो बड़ा बड़ा जो प्रतिबिंब जो दिखाई दे रहा है, वो बड़े बड़े खिले हुए फूल दिखाई दे रहे हैं। और छोटे छोटे भी जो जो
ये दिखाई दे रहे हैं क्या, ताराओं का जो समूह दिखाई दे रहा है, तारागण जो दिखाई दे रहे हैं, वह भी लग रहा है कि छोटे छोटे खिले हुए फूल हों। और वह फेन माने जगह जगह जो फेन है वह भी मतलब कहने का तात्पर्य है कि लहर रूपी लता में चंद्रमा का और ताराओं का प्रतिबिंब और जो जल का फेन है उस तरंगों के ऊपर ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे एक सुंदर लता में सुंदर सुंदर छोटे बड़े फूल खिले हुए हों। क्लियर, समझ में आ गया। आगे देखिए, अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले सहज था। अब हमारी सरिता का प्रवाह क्या हो गया, उथला हो गया। उथला माने अब ऊंचा भाग आ गया, क्योंकि नदी की गहराई समाप्त हो गई, अब हम लोग तट के तरफ आ रहे हैं। तो हमारे जो जो जल का जो गहराई था उससे हम लोग अब किनारे तरफ आ रहे हैं, और वो क्या हो गया, उथला, वो मतलब उभरा हुआ, नीचे से उभरा हुआ भाग अब दिखाई दे रहा है। लग्गी से ले सहज था। और नाविक क्या करते हैं, लग्गी ले करके और देखते हैं कि हमारी नाव कहाँ तक जा सकती है। ज़्यादा उथला हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे तट की तरफ हम बढ़ते हैं तो इधर गहराई है, इधर उथला है। तो एक ऐसा जगह होता है जहाँ से नाव आगे नहीं बढ़ सकती है, बस वहीं से तट शुरू हो जाता है। अगर थोड़ा जल भी है तो वहाँ से उतर कर जाना पड़ता है, क्योंकि नाव तो उसका एक निश्चित जल का सीमा है ना, कि कुछ कुछ जल होना चाहिए तभी तट तक जा सकती है। यहाँ वही बात बता रहे हैं कि नाविक जो है लग्गी से ये था ले करके कि कितने दूर तक नाव और जा सकती है, क्योंकि अब जमीन उथला हुआ मिल रहा है, तो लग्गी से था ले करके आगे बढ़ा रहा है। हम बढ़े घाट को सहोत्साह, और हम लोग उत्साह के साथ घाट की ओर क्या, और सह उत्साह, सहोत्साह मतलब क्या होगा, सहधन उत्साह, सहधन क्या होगा, उत्साह, सहोत्साह। तो सहधन उत्साह माने उत्साह के साथ हम लोग घाट की ओर बढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ। अगर कहीं कोई दिक्कत हो, कोई कठिनाई हो तो कमेंट करके अवश्य पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं पूरी तन्मयता के साथ जितनी मेरी क्षमता है, जितने सरल ढंग से मैं समझा सकता हूँ मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो और भी सहज ढंग से समझाने का प्रयत्न करेंगे। आगे देखिए, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें अवश्य पूछेंगे। अंतिम देखिए, इसमें जीवन का पूरा सार छिपा हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिए, ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे आलोकित शत विचार, इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। अब देखिए, बड़ी सुंदर पंक्ति है और इसमें एक प्रकार का दर्शन है, एक प्रकार का दर्शन है। देखिए दर्शन कैसे है, कहाँ से आप समझ सकते हैं। ज्यों ज्यों लगती नाव पार करें, अब ज्यों ज्यों हमारी नाव यानी तट के उस पार जा रही, इस पार से उस पार जा रही है, तो उर में आलोकित शत विचार, तो हमारे उर में, हमारे हृदय में सैकड़ों प्रकार के विचार आलोकित हो रहे हैं, सैकड़ों प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। क्लियर हुआ। आगे देखिए, इस धारा सी जग का क्रम, अब कह रहे हैं जग का जो क्रम है, जग जो है, संसार जो है, बिल्कुल इस नदी के धारा के समान है। कैसे है, आगे बताते हैं। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, जीवन का जैसे हमारा जीवन है, जीवन का जो उद्गम है वह भी बिल्कुल इस नदी के धारा के समान क्या है, शाश्वत, चिर स्थायी है। जीवन का उद्गम जो है इस नदी के धारा के समान ही शाश्वत है, माने चिर स्थायी है। और जग का जो क्रम है, जग का जो एक क्रम है वह बिल्कुल नदी के धारा के समान ही, नदी के धारा के समान ही है। कैसे है, आगे बताते हैं। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, करें इस जल की धारा भी, जल की गति भी क्या है, शाश्वत है। जिस तरह से जीवन की गति है
उसी तरह से जल की धारा की गति है। शाश्वत संगम और जीवन का जो संगम है वह भी शाश्वत नदी के संगम के समान ही है। यानी नदी का संगम और जीवन का संगम दोनों समान है। अब यहां तक मैं आपको और थोड़ा सा समझा देना चाहता हूं। कह रहे हैं जैसे नदी का एक जगह से उद्गम होता है, एक जगह से मिलन होता है, एक जगह से निकलती है समुद्र में जाकर के मिलती है। उसी तरह से व्यक्ति जैसे जन्म लेता है और एक ऐसा समय आता है अंत में आकर के उसका उस दुनिया को छोड़ना पड़ता है, यानी समुद्र में जाकर के परमात्मा जाकर के विलीन होना पड़ता है। तो यह इसी तरह से जग का क्रम है कि आदमी जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है। यही जो है कि संसार है, यही सृष्टि का नियम है। और इस जीवन का जो उद्गम मैं बता दिया कि एक तरह से जिस तरह से नदी का उद्गम है और एक जगह जाकर के मिलती है, उसी तरह से जीवन एक जगह जन्म आदमी जन्म लेता है, फिर जाकर के अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। अब इसकी गति, जैसे जीवन की गति भी बिल्कुल नदी के गति के समान शाश्वत है, चिरस्थायी। कैसे? नदी बह रही है, उसे जीवन का धार भी बह रहा है। एक जगह ऐसा आता है कि कई नदियों का संगम हो जाता है, कई नदियों का मिलन स्थल हो जाता है, इधर भी नदी, इधर भी नदी, इधर भी नदी, वह संगम हो जाता है। उसी तरह से हमारा जीवन आगे चल करके हमारा एक पारिवारिक संगम होता है, परिवार बनता है, उसके बाद से एक कुटुंब बनता है, समाज बनता है, तो एक संगम होता है। तो जीवन में एक संगम, समझ में आ गया ना? अब आगे देखिए, शाश्वत नभ का नीला विकास। जिस तरह से नीला विकास है नभ का, इस आकाश का जो नीला विकास शाश्वत है, उसी तरह से हमारे जीवन का विकास भी शाश्वत है। शाश्वत शशिका या रजतहास, शशि का जो रजतहास है, जो चांदी के समान जो इसका मुस्कान है, मतलब एक मधुरी मुस्कान। रजत मन होता है चांदी, हास मन होता है हंसी मुस्कुराना, माने चांदी के जैसा मुस्कुराना, मतलब हो कि एक मधुरी मुस्कान, एक सुंदर मुस्कान। जिस तरह से चंद्रमा का मुस्कान शाश्वत है, उसी तरह से हमारे जीवन का आनंद भी शाश्वत है। हमारा भी जीवन बिल्कुल एक रजत हास के समान एक आनंदमय मुस्कान के साथ चलता रहता है। क्लियर हुआ ना? आगे देखिए, आगे कहते हैं शाश्वत लघु लहरों का विलास। और छोटे छोटे लहरों का जो सुंदर विलास है, जो सुंदर सौंदर्य है, जो छोटे छोटे लहरों का सौंदर्य जो है कि शाश्वत है, उसी तरह से हमारे जीवन में भी सौंदर्य है, और वह भी क्या है? शाश्वत है। आगे कहते हैं हे जग जीवन के कर्णधार। अब ईश्वर को कहते हैं हे जग जीवन के कर्णधार, हे हमारे जीवन के कर्णधार ईश्वर, चिर जन्म मरण के आर पार, तुम जो है जन्म और मरण के आर पार हो। तुम जीवन और मृत्यु का एक तरह से मतलब एक उनको जोड़ने की कड़ी हो। तुम जन्म और मरण के आसपास हो, तुम जीवन के और मृत्यु के बीच की कड़ी हो। शाश्वत जीवन मन नौका विहार, यह नौका विहार जो है ये जीवन का शाश्वत है। जिस तरह से शाश्वत जीवन है, उसी तरह से नौका विहार है। हम नौका विहार करके एक तट से दूसरे तट पे आते हैं, फिर यहाँ से लौट जाते हैं। अर्थात एक परमात्मा से हम आते हैं और जीवन जीते हैं, और जा करके फिर उसी परमात्मा के पास मिल जाते हैं। उसी तरह से हमारा जीवन है, क्योंकि हम नाव लेकर के एक तट पर जाते हैं, फिर आकर के उस तट पर अपनी यात्रा को समाप्त कर देते हैं। आगे समझ में? मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। कहते हैं कि जब तक मैं नौका विहार नहीं किया था, तब तक मैं अपने अस्तित्व को भूल गया था, मैं जीवन की सत्यता को भूल गया था। लेकिन आज जब मैंने नौका विहार कर लिया तो मुझे जीवन का सत्य पता चल गया। जीवन का शाश्वत प्रमाण, और जीवन का शाश्वत प्रमाण भी मुझे मिल गया कि वास्तव में जिंदगी क्या है। बिल्कुल इस नौका विहार की तरह से इसका एक क्या हो गया, एक हमें शाश्वत प्रमाण मिल गया। और करता मुझको अमरत्व दान, और यह मुझे अमरता का दान प्रदान कर रहा है। अब मुझे लग गया कि वास्तव में जीवन की अमरता क्या है, हमारा जीवन अमर कैसे हो सकता है। मुझे अमर तत्व का ज्ञान मिल गया इस नौका विहार करने के कारण। आशा है बेटा आप लोगों को खूब बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल झिझक नहीं, आप अवश्य कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं कि सर इसका अर्थ मेरे समझ में नहीं आया है। ठीक है, मेरा उद्देश्य है
आपको सफलता के अंतिम शिखर तक पहुंचाना, बस यही मेरा उद्देश्य है। तो इसके बाद आइए हम लोग काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं, क्योंकि काव्यगत सौंदर्य भी बहुत जरूरी है। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, आप बेझिझक कमेंट करके बताएं, आपके हर आदेश का पालन यहां से किया जाएगा। अब देखिए काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने में तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं मौखिक बोल रहा हूं, चाहे तो आप लिख सकते हैं। नदी के प्रवाह और जीवन के प्रवाह का साम्य रूप का चित्रण यहां किया गया है, ठीक है ना। नदी का प्रवाह और जीवन के प्रवाह को एक समान चित्रित किया गया, मतलब साम्य रूप से चित्रित किया गया है। पहला पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक। दूसरा आप लिख सकते हैं भाषा। भाषा क्या है? साहित्यिक खड़ी बोली है, जैसा कि आप जानते हैं, साहित्यिक खड़ी बोली है। तीसरा क्या है? शैली। शैली क्या है? भावपूर्ण शैली है, भावात्मक रूप से इसका चित्रण किया गया है, भावपूर्ण शैली है, ठीक। उसके बाद से अगर अलंकार की बात किया जाए, अलंकार, तो अलंकार इसमें जगह जगह आपको उपमा मिल जाएगा, रूपक मिल जाएगा, और गंगा को एक मानव के समान चित्रित किया गया, इसलिए मानवीकरण भी हो जाएगा। माने एक स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है, तो वहाँ मानवीकरण भी हो जाएगा। तो इस तरह से 3 अलंकार का प्रयोग यहाँ हुआ है। अगर हम शब्द शक्ति की बात करें, शब्द शक्ति, तो शब्द शक्ति जो है, यहाँ आपको लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग ज़्यादा मिल रहा है। लक्षणा शब्द शक्ति, तो लक्षणा लिख सकते हैं। हालांकि अभिधा तो अगर सरल अर्थ समझ में आ जा रहा, सीधे से अर्थ समझ में आ जा रहा, तो वहाँ अभिधा होगा ही, तो आप अभिधा भी लिख सकते हैं। क्लियर। इसके बाद आप लिख दीजिए छंद की अगर बात करें, तो बिल्कुल ये मुक्त छंद में है, इसको आप लिख सकते हैं। रस की बात अगर किया जाए, रस, तो यहाँ श्रृंगार रस का वर्णन जगह जगह दिख रहा है, श्रृंगार का वर्णन, तो श्रृंगार हो जाएगा। गुण की बात अगर हम करते हैं, तो माधुर्य गुण हो जाएगा, माधुर्य गुण। तो इतना 8 पॉइंट हुआ, पर्याप्त है। हालांकि परीक्षा में आप 5-6 पॉइंट भी लिख देते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक शानदार नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आपका आकलन परीक्षक कर लेंगे कि आपकी पकड़ इस चीज़ पर अच्छी है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएंगे, और बस इतना ही मैं कहूँगा। अंत में जाते जाते आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।